सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन बहुत ही नाजुक सूरत हाल अख्तियार करती जा रही। जिस तरह आगे हमारे सिपा सलार फरमाते हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। सुनते हैं इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने क्या कहा। जी। पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होता। अस्करी इदारों के पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन, कोई सियासी हल नहीं होता। ये सियासी हल हमें निकालना है। हमने इतनी ज्यादा डिवाइड हो गई है, तकसीम हो गए, हम सियासतदान इतने मुनकसम हो गए कि हमारे होते हुए सिविलियन सियासतदान के जरिए के अहकामात पे सिविलियन सियासतदान के घर पे चढ़ाई हो रही। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हुआ ये है कि सियासतदानों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सियासतदान जो है वो मिलिट्री को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ये नहीं होना चाहिए। इत्तेज़ाज़ हसन साहब पुराने सियासतदान हैं और जब से जरदारी साहब ने ये पीपल्स पार्टी का चार्ज लिया उसके बाद कई लोग ऐसे थे जो दूर हो गए पार्टी से, क्योंकि जब उनके मशवरे नहीं माने जाते और हर जगह पे सौदेबाजी की जाती है। अब बिलावल कल दोबारा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहा था और मेरा ख़्याल है कि वो वक़्त आने वाला है कि दोबारा वही तकरीरें आपको मिलेंगी जो इससे पहले मिलती। सियासत में पाकिस्तान ने जो मुकाम हासिल किया वो आप सबके इल्म में। हमारे सियासतदानों ने अवाम को जैसे कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ और सियासतदानों को मिलिट्री ने कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ। और मिलिट्री वाले जो है वो इन सियासतदानों के ज़रिए जुल्म करवाते हैं, इनको ऑर्डर जारी करते हैं। कभी किसी औरत को उठा के जेल में डाल दो, कभी किसी मर्द को उठा लो। आज ही पता चला कि जो अहमद नूरानी के भाई थे वो कच्चे के डाकुओं से मिले। इसका मतलब कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू ये एक ही डाकू हैं, कोई कच्चे के डाकू नहीं होते। जिस मुल्क में इतने दिनों बाद हमारे सिपा सलार आके पहले तो तकरीर कर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसे लोगों से लड़ना, और ये पता नहीं 1 महीने से या इससे कम दिन हुए दोनों बंदे गायब थे और किस हालत में वो मिले हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये जो कुछ भी हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सियासतदान भी अवाम के साथ मुखलस नहीं। सियासतदान डाकुओं को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि खुद डाकू राज के ज़रिए सिस्टम को चलाया जाता है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कभी ना कभी वो ऐसे काम कर देते हैं ताकि लोग उनके नारे वगैरह भी लगाते रहे। ये भी बड़े ज़रूरी है। अब वहाँ से बंदे गायब हो गए, कच्चे के डाकू आज तक इनसे नहीं संभाले गए। कितनी दफ़ा वहाँ पे फ़ौज गई ऑपरेशन करने, कितनी दफ़ा पुलिस गई, बड़े-बड़े आके इन्होंने दावे भी किए कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, क्योंकि ये खुद पालते हैं ऐसे डाकुओं को। ऐसे डाकुओं को ये खुद बाकायदा तौर पे लंबी रकम भी देते हैं और इनके डेरों पे भी मिलेंगे आपके डाकू। ये जो सियासतदान हैं, इनके डेरों पे ये डाकू भी मिलेंगे और इन्हीं के ज़रिए लोगों को कत्ल भी करवाया जाता है, इन्हीं के ज़रिए लोगों को उठाया जाता है। इनको मुकम्मल तौर पर ऐसी सहूलत दी जाती है, ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ, ज़बरदस्त किस्म का असला, और बताया बाद में जाता है कि ये असला जी हमारी मिलिट्री के पास भी नहीं। बड़ा एक अहम सवाल है वैसे। जिस मुल्क के अंदर डाकू ख़त्म ना हो रहे हों, वहाँ के सिपह सलार आके तो ये दावे करे कि हम इंडिया के साथ अगर कोई मौका आया तो जिस तरह पहले भी दावे होते रहते हैं और जो रिज़ल्ट निकलते हैं वो आप सबके लिए। मैं कोई सिपह सलार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि हर चीज़ पे आप झूठ बोलेंगे, हर चीज़ पे मिलावट करेंगे, हर चीज़ पे आप लोगों को बताएँगे जनाब कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए। हालाँ आज अगर देखें तो सबको पता चल चुका है कि हमारी जो अस्करी क़यादत है वो एक बिज़नेस का किरदार अदा कर रही है। कई लोग तो ये कहते हैं कि फ़ौज है ही नहीं हमारी। कई लोग कहते हैं कि जनाब ये सारे कारोबारी लोग हैं और इनके पास इतनी लंबी-लंबी जायदाद कहाँ से आई। इसके मुकाबले में दूसरे ममालिक देख लें, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है।
आपके ये साथ इंडिया ही है, बांग्लादेश है, उनके आके जाके अस्करी जो लोग हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनकी हालत देखें, फिर अपनी हालत में नज़र डालें। हर जगह पे आपने देखा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको नज़र आते, किसी जगह पे भी अकेले वज़ीर आज़म नज़र नहीं आते। और वज़ीर आज़म जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो तारीफ़ करता रहेगा, जब तक उसके जूते चाटता रहेगा, उस वक़्त तक ना तो हमारे जो वजह यही है ना, सियासतदान खुद नाअहल हैं, इस काबिल नहीं है, वो खुद गलत कामों में मुलव्वस रहे हैं। उनकी अपनी हालत ये है कि उन्होंने अपनी जो अवाम तो दूर की बात है, अवाम का तो चलो बाद में सोचेंगे, इन्होंने कभी मेरा नहीं ख्याल के सोचा हो, इन्होंने अपने दिमाग भी नहीं चेक करवाया आज तक। आप देख लें, कोई आगे कह रहा है मैं 70 साल का हूँ, मुझे कैंसर है, कोई कह रहा है इसका दिमाग सूड़ गया है, जरदारी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये जो सियासतदान है, इन्होंने अपनी हालत दुरुस्त नहीं आज तक की। हर जगह पे बेईमानी, अभी देख लें, जब से इनके पास इक़्तिदार आया, ना ये बीमार हुए हैं, ना इनको कोई प्रॉब्लम हुई। मुकम्मल ए टू ज़ेड जो सिस्टम है वो झूठ पे चल रहा है। इक़्तिदार हसन साहब को इस चीज़ का इल्म है, मगर क्या करें, वो ऐसे लोग जिनमें थोड़ा शऊर है, जिनमें थोड़ी समझ है, वो बात करते हैं तो उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। पिछले दिनों न्यूजीलैंड के बारे में इक़्तिदार हसन साहब ने कहा था कि यहाँ पे जिन लोगों की मसाजिद पे आप हमले कर रहे हैं, जिनके कलमे वहाँ से जाके मिटा रहे हैं, कलमा तो एक ही है। न्यूजीलैंड में उन्हें जो पार्लियामेंट था वहाँ पे दावत दी गई कि आप आके तिलावत करें। ये मैं चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि शऊर है, ये नहीं कि शऊर नहीं है ऐसे लोगों में, समझ है, मगर ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया गया। ऐसे लोगों को आप देख लीजिए, पार्टियाँ अपनी सियासी देख लें, वही लोग, उनकी बहन भाई, बेटे, बच्चे आगे आ रहे, जो आम बंदा जिसमें ये क्वालिटी है, उसको आगे नहीं आने दिया जाता। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है और ऐसे ही चलता रहेगा ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे बड़े लोग लिखते हैं कि औरत की हुक्मरानी जिस घर पे हो, उस घर का बेड़ा गर्क हो जाता है। बेशुमार घरों के बेड़ा गर्क हुए। तो औरत की हुक्मरानी पंजाब में है, तो वहाँ कौन से दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वहाँ कौन से हालात ठीक है। एक तरफ तो आप इस्लाम की बातें करते, एक तरफ ये उलमा जो हैं मुनाफिकीन, इनके मुंह बंद करने के लिए रकम दे दी जाती है और फिर ये सारे नारे इशारे भूल जाते। तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि एक दूसरे के मामलात में लोच तलना। लोच समझते हैं ना, हर बंदा जो है वो दूसरे के मामलात को कहता है कि मैं देखता हूँ, अपने मामलात का उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आज भी हमारा जो सिस्टम है सरहदों पे, वो महफूज नहीं है। आए दिन ऐसे जवान, उनकी शहादत की खबर आती है और लोग उन पे कोई सीरियस भी नहीं लेते, कोई इतनी बड़ी पोस्ट भी नहीं लगती उन पे। कई तो गलत बयानी से भी काम लेते हैं, गलत बातें करते हैं, मेरा ख्याल वो भी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। जिस तरह आप भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी तरह फ़ौज भी चल रही है। अब एक हवालदार हो या एक सिपाही हो, उसको तो जो ऑर्डर देना वही उसने करना, उसके तो बस में नहीं कि कुछ और कर सके। तो बात आपकी सर ठीक है एतजाज़ साहब, मगर मुसीबत यही है कि आप भी बड़े थे, जब आपको पता था इतने अरसे से आप लोग सियासत में हैं, तो फिर मेरा ख्याल है गुस्सा आया हुआ ये आप हुए। पहले आप भी तो गलत लोगों के साथ सिस्टम को जब चलाते थे, उस वक़्त मेरा ख्याल आवाज़ उठानी चाहिए थी। अब तमाम पार्टियाँ जो है, वो जहाँ तक पहुँच चुकी हैं, जहाँ तक उन्होंने आके बता दिया है, उनका मंशूर यही होता है कि झूठ, सुबह, दोपहर, शाम, हर जगह पे झूठ बोलना। वो उसमें कामयाब जा रहे हैं, अवाम उनका भी काम यही है। पूरा सिस्टम जब झूठ पे चल रहा होगा, तो वहाँ पे शऊर नहीं आएगा, वहाँ पे बर्बादी होगी और उन लोगों को सिर्फ नज़र आएगी जिनको अक्ल है, जिनमें दिमाग है। जिनमें अक्ल नहीं है, उनको लिए आपने फ़िक्रमंद नहीं होना, उनके लिए परेशानी नहीं। मैं आखिर में ये ज़रूर कह देता होता हूँ कि उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो जनाब, ये वो पाकिस्तान नहीं है जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान। अगर आपके ज़हन में वो वाला पाकिस्तान है, तो फिर अपनी सोच पे मेरा ख़्याल है कि आपको भी अफ़सोस ही करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम।
पाकिस्तान जिस तरह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल फरमाया कि कलमे के नाम पे बना था, और फिर पाकिस्तान में लोग रहना नहीं चाहते। बड़ी दिलचस्प आज स्टोरी लेके आया आपके लिए। और पाकिस्तान से लोग लाखों रुपए दे के चाहते हैं यहाँ से किसी दूसरे मुल्क चले जाए, और लोगों की ख्वाहिश ये है कि जो मुल्क कलमे के नाम पे नहीं बने, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक में जाके ज़िंदगी गुजारी जाए, और वहाँ पे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा रोशन होगा। क्योंकि ये पाकिस्तान जो है कलमे के नाम पे बना हुआ है, यहाँ पे हमारा जो मुस्तकबिल है रोशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है बड़े बड़े लोग जो हैं उनका मुस्तकबिल रोशन है। तो आम पब्लिक जो है मिडिल क्लास वो चाहती है कि बेहतर ये है कि दूसरे ममालिक का रुख किया जाए। अभी जो बात बताने लगा हूँ बड़ी अहम है। ये जी 8 पासपोर्ट पकड़े गए हैं, और जर्मन सियालकोट एयरपोर्ट से FIA ने पकड़े हैं। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सरगोदा, खशाब वगैरह के ये लोग हैं, और ये पासपोर्ट जर्मन और साथ कुछ वीज़े भी पकड़े गए हैं यूरोप के। ये कहाँ से आए, ये है असल में कहानी। लेकिन इसके साथ एक और भी बताऊंगा मैं चीज़ कि पाकिस्तान में किस तरह लूट मार करते हैं, और 80 लाख का एक और भी केस है, 28 लाख का एक और भी केस है। इस पर भी आपको बताएंगे कि क्या वारदात डाली जा रही है। खैर, ये पासपोर्ट जर्मन जल्दी तो नहीं बनते, ये तो आपको भी पता है, मुश्किल काम है। होता ये है कि मुख्तलिफ लोगों के पासपोर्ट ख़रीदे जाते हैं, और वो फिर रिपोर्ट दर्ज करा देते होंगे कि गुम गए हैं, फिर वो तस्वीरें शक्लें बहुत बड़ा गैंग होता है। और फिर किसी तरह लोगों को बाहर भिजवाने में कामयाब भी हो जाते हैं। ये नहीं कि सारे ही पकड़े जाते हैं, जिनके तो ठीक ठाक वहाँ पे तल्लकात है, जो FIR को ख़रीद सकते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो नहीं ख़रीद सकते उनके लिए मुश्किलात हैं। वो पकड़े जाते हैं, फिर छोड़ दिए जाते हैं। वहाँ कौन सा कोई इतना बड़ा इशू है, पाकिस्तान हमारा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ के पाकिस्तान से लोग जो हैं वो बाहर आने के लिए कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पे जो अफसोसनाक बात है कि भाई भाई को बेवकूफ़ बना रहा है। जाली वीज़े, जाली पासपोर्ट, जाली रकमें तरीके से बटोर के उनको कहते हैं आपको बाहर भिजवा देते हैं, मैं फ़लाँ एजेंट ढूंढा हुआ है। ये एक खबर मेरी नज़र से जो हमें पहुंची, हमारे वहाँ से जो ज़राए उन्होंने बताई कि चनाब नगर से भी ऐसी वारदात डाली जा रही है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लाहौरी गैंग है, कोई चिन्योटी गैंग है, कोई गैंग है, और उनसे पैसे लिए जाते। एक केस 80 लाख का है, 3 नाम सामने आए, और मैं नाम नहीं लेता, तो एक 28 लाख का शायद केस है। मैं कई प्रोग्रामों में आपको बता चुका हूँ कि अब यूरोप के वो वाले हालात नहीं रहे जो आपकी नज़र में आप सोच रहे होंगे कि शायद यूरोप में जाएं तो जाते ही वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी मिलती है। आज मैं इसी प्रोग्राम में बताऊँगा कि यूरोप में क्या हालात हैं और क्या सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पता चले लोगों को कि इतने पैसे लगा के आप यूरोप में आ रहे हैं और यहाँ पे फिर किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते। इटली से लोगों को अल्बानिया भेजा जा रहा है, जो भी लोग आएंगे उनको अल्बानिया रखा जाएगा। मैं अल्बानिया गया हुआ हूँ, और वहाँ पे ठीक है, जो बड़ी सिटी है वो तो ठीक है, बाकी कोई इतने अच्छा मुल्क नहीं है, कोई वीरान ही है, कोई काम शाम मुझे नज़र नहीं वहाँ पे आया। क्योंकि अल्बानिया के अपने लोग जो हैं वो 3 माह की एंट्री पे यूरोप में आते हैं, यहाँ पे काम शाम करके पैसे जो है वो ले जाते हैं, और वहाँ पे फिर जो भी सिलसिला उनका वो चलाते हैं। तो अब यूरोप के दूसरे ममालिक जो है उन्होंने भी ये लिमिट बना दी है कि लोगों को दूसरे ऐसे अल्बानिया जिस तरह मैं कह रहा हूँ भेजा जाएगा, इस तरह ऐसे ममालिक में रखा जाएगा और यूरोप में नहीं रखा जाएगा, और इन पर गहरी नज़र रखी जाएगी। ये चेंजिंग आ रही है यूरोप की तरफ से। जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसने ये सब कुछ बड़े तमाम ममालिक को मिलाकर तो बड़े सख्त कवानीन जो है वो मुतारफ़ करवाने शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पे सियासी बना के जो केस है वो जो भी हैं वो ऐसे ममालिक से सुनने के बाद फैसला किया जाएगा कि इनके मंजूर होते हैं या नहीं होते। अब पाकिस्तान से तो आपने टिकट ली,
एजेंट को 40-50 लाख रुपए ज़मीन बेच दी, भैंस बेच दी। कल भी 5 लोग मेरा हाल कहीं पर मरे हैं और अब खबर भी नहीं लोग देते हमारे। वो कहते हैं इनका तो रोज़ाना का काम है, कभी कोई कश्ती रोज़ाना डूबती है, कोई ना कोई कश्ती, मुझे भी इतला होती है, क्या दूँ खबर। तो वो औरतें रो रही थी, हमने भैंस बेच दी, हमने ज़मीन गिरवी रख दी, ये कर दी, और बाद में लाश घर आ गई। यूरोप में आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी सख्ती कर दी गई। हाँ, जिनको पाकिस्तान में प्रॉब्लम है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम, उन्हें तो यहाँ पे ज़ाहिर है, उनके इल्म में है कि ये बंदा जो आ रहा है उसको मसला वहाँ पे है, वहाँ पे मजहबी आज़ादी नहीं है, सियासी मसाइल हैं, तो वो तो आप बेफिक्र होकर आ जाएं। लेकिन अगर वो आपको कैंप में भेजेंगे भी और उसके अल्बानिया भेज भी देते हैं, तो आपका अगर केस मंजूर हो गया, केस में जान हुई, तो आप वापस आ जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है। मगर टेंशन उस बंदे के लिए है जिसने 40-50 लाख दे के और उसके बाद यूरोप में आके अल्बानिया के कैंपों में बाकी की ज़िंदगी गुजार के, और जेल में ख्वाब ये दिखाए जाते हैं कि वहाँ पे जाएंगे, जाते ही आपको 5 स्टार होटल मिलेंगे, बड़ी ज़्यादा ज़िंदगी मिलेगी, फिर बताया जाता है वहाँ खूबसूरत मेमे शादी कर लेंगी। वो तो पाकिस्तानियों को बड़ा पसंद करते हैं, इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनको वो जो कहानी सुनाई होती है वो भी पता होता है कि जाली निकली है और जेल पे कुछ और बनाया होता है, बाद में यहाँ पे कुछ और निकल आता है। खैर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यूरोप के वो वाले हालात नहीं रहे। काम है यहाँ पे, सब कुछ है, मगर यूरोपियन तंग आ चुके हैं। यानी कि जर्मन तंग आ चुके हैं या इटली वाले तंग आ चुके हैं, सारे ममालिक तंग आ चुके हैं। अगर कई लोग सवाल करते हैं जी आप भी तो गए थे, एक वक्त होता है, हम 40 साल पहले आए थे, हमारे से पहले से भी लोग आए हुए हैं यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना था, तो हमने फिर सोचा कि यहाँ कहीं हम कलमा पढ़े तो हमें पकड़ ही ना लें, बेहतर है कि यहाँ से उस मुल्क चले जाएं जहाँ पे आज़ादी के साथ कलमा भी पढ़े, नमाज भी पढ़े, जो भी इबादत है लोग करें। तो वो फिर लोग छोड़ के आ गए मुल्क। वैसे ही मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए। लेकिन अब भी प्रॉब्लम जिन लोगों को है, जिनको वहाँ से मजहबी मसाइल हैं, फ़र्ज़ के जिस तरह आज का ये क्रिश्चियन भी हैं, वो भी इसका शिकार है और अहमदी भी हैं, तो वो लोग जब यहाँ पे आते हैं तो मुझे पता है इंग्लैंड में 2-2 माह में भी केस मंजूर हो जाते हैं। जर्मनी में थोड़ा स्लो है, दूसरे हॉलैंड वगैरह 6 माह साल में वहाँ भी मंजूर हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जनाब वहाँ पे मुश्किलात का शिकार है। लेकिन अब प्रॉब्लम है जाली वीज़ों की। असली वीज़ा लगवाएं कहाँ से? तो जब जाली लगवाते हैं तो पकड़े जाते हैं, FIA पकड़ लेती है और असली लगते नहीं है। जब असली नहीं लगाते तो लोग पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे मसाइल पैदा कर देते हैं। तो अभी कल ही मुझे पता चला 8 क्रिश्चियन बच्चे जो है उन्हें भी कत्ल किया गया, पता नहीं खाने में जहर दे दिया गया। जुल्म तो हो रहा है ना वहाँ पे, ये तो ना कि नहीं हो रहा। तो अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, क्या करें, वहाँ रहें ता मुसीबत, वहाँ से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ पे आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो बताया कि हमारी कहानियाँ लोगों को, बच्चों को ज़रूर सुनाना। तो वो कहानियाँ आप सुनाने के लिए लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बैठ के अगर ये कहानी सुनाएंगे तो ये पकड़ लेंगे। तो बेहतर ये है कि किसी दूसरे मुल्क में जाके फिर कोशिश की जाती है कि इनकी कहानी सुनाई जाए। तो जनाब, जो लोग भी इस तरह के काम में मुलव्वस हैं उन्हें ब्रेक लगानी चाहिए, वरना ये ना हो कि आप भी जेल में चले जाएं। फिर जो बंदा जेल में चला जाता है, ऐसे तो आपको मिलने कोई नहीं, आप जो मर्जी करते रहे। फिर गारंटर भी होते हैं, गारंटी देते हैं, वो ज़रा टोर शोर बनाने के लिए कोई मिशन वगैरह उनको ही मिलती है। पिछले दिनों कई गारंटर, उनकी भी लतरेशन हुई, हमारे पास इतला है। तो ऐसे कामों से एहतियात करें। कोई भी गलत काम, गलत कदम उठाने से पहले, अगर तो आप पढ़े लिखे हैं, अगर तो कोई हुनर है, कोई डिप्लोमा है, जर्मनी में लोगों की ज़रूरत है और भी यूरोप के ममालिक में लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ऑनलाइन जाके थोड़ी सी अकल से अगर आप काम ले सकते हैं तो सही तरीके के साथ इन ममालिक में जिस तरह इंडियन आ रहे हैं।
जिस तरह वो वीज़े लेके धड़ाधड़ यहाँ पे आ रहे हैं। कोशिश करें कोई इस तरह का सिस्टम अपने लिए भी अपनाएं, बजाय इसके कि खुद भी खज्जल ख़राब हो, घर वालों को भी करो और बाद में मिले भी कुछ ना। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बड़े अहम प्रोग्राम होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे ब्यूरो चीफ हमारे वहाँ पे मौजूद हैं और ये बताएंगे कि एफआईआर जनाब एक हमारे पास ही पहुंची है। पूछती हैं कि एफआईआर काटी गई सर? जी बिल्कुल, एफआईआर जो है वो कल कट गई थी। तो उस एफआईआर के मुताबिक उसमें एक बात बड़ी अहम है कि जो एफआईआर के अंदर भी लिखी हुई है और उसके बाद भी ये है कि जो मजिस्ट्रेट है ये थाना प्रेडी के अंदर जो है इलाका है थाना प्रेडी का, तो वहां पर ये सारा वाकया रिपोर्ट हुआ था। तो वहां पे जो दफात है उसमें उन्होंने 780A यानी कि दहशतगर्दी की दफात 149, 302 अरादा कत्ल और 148, 147 जानबूझकर पलवे की सूरत में किसी को मारना, ये दफात शामिल की है। तो उसके मुताबिक ये था कि यहाँ पर मैं तकरीबन को 1:30 बजे के करीब जो है लईक अहमद वल्द नदीर अहमद साहब उम्र 47 साल वहां पर मौजूद थे। तो वहां पे इनके हाथ में मोबाइल था, तो वहां पे जो लोग करीब खड़े थे उन्होंने जो है इनको पकड़ लिया और वहां पे दस्तकोप करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इनको जब इनकी हालत गैर हो गई तो उनको छोड़ के वो भाग गए हैं। तो उसके बाद इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहाँ डॉक्टर ने इनकी तस्दीक कर दी और फिर उन्होंने बताया ये जो दरखास्त है ये इनके जो लईक अहमद साहब है इनके कदर की तरफ से एफआईआर की दरखास्त दी गई थी। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि पुलिस का ये मौकफ है कि अगर हमें कोई दरखास्त मिलती है तो हम कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद जो है इसके अंदर जो के बंदे हैं जिनको नामजद किया गया है वो तकरीबन कुछ टोटल बनते हैं 14 के करीब जिनको इसमें नामजद किया गया है। इसके अंदर टीएसपी के जो नायब अमीर है ये जो उनके सरकर्दा पीपी के यूनियन के जो सदर है वो भी है, जो वहां पर कारादर में जिक्र किया था वो भी अफराद का नाम शामिल है। तो के इन दफात के तहत एफआईआर जो है ये कट गई थी। और उसके बाद दूसरी एक अहम बात ये भी हुई है कि जो मुलव्वस अफराद थे उन्होंने जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि हमारे जो ऊपर एफआईआर हो चुकी है तो उन्होंने वहां पर जो इलाका मजिस्ट्रेट थे उनसे बिफोर अरेस्ट बेल भी करवा ली। तो हैरत की बात यह है कि जैसे ही यहाँ पर उनको पता लगा कि एफआईआर हो गई है और उसी तरह उसी घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपनी बेल भी वहां पर करवा दी। नहीं तो जरा नाम बता सकते हैं? आपके सामने पड़ी है कॉपी? जी मैं आपको नाम बिल्कुल बता देता हूँ जो इसके अंदर शामिल है। उसके अंदर जो सबसे पहला नाम है वो है जी अब्दुल कादर पटेल वल्द अब्दुल हमीद कादरी, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद इरफान वल्द अब्दुल गफार, मोहम्मद शाहिद, गुलाम अकबर वल्द नामालूम के अलावा मोहम्मद मुबीन वल्द अब्दुल गनी, अनायतुर रहमान वल्द गोहर रहमान रियाज रजा, यासर इम्तियाज वल्द याकूब, अलियास परदेसी और इसके अलावा जो है हमजा अशरफी वल्द नामालूम, अनायतुर रहमान, अहमद महमूद और एक थे सलीम मौलवी सलीम। ये जो स्पेसिफिक नाम है तो कि तकरीबन उन्होंने 15 के करीब जो है उसमें लिखवा दिए थे और बाकी उन्होंने कहा था कि हम जैसे जैसे तफ्तीश करेंगे तो हमें जो है उसको शामिल तफ्तीश करते जाएगी, क्योंकि जो मौत की तादाद है पुलिस ने 450 के करीब उसको रिपोर्ट किया है कि 450 करीब अफराद मौजूद थे। तो ये वो लोग हैं जिनके मतलब जिनको पता था या इनका ये नाम लिया गया। बाकी पुलिस ने ये बावर करवाया है कि जैसे ही हमें इसके अंदर कोई मजीद तफ्तीश में बेहतरी आएगी या कुछ अफराद को हम अरेस्ट करेंगे तो ये तादाद जो है ये 15 की बजाय 40 से 50 भी हो सकती। सर एक अहम बड़ा सवाल है, जमानत होगी उनकी, दहशतगर्दी की जब दफात लगती है तो जमानत आराम से हो जाती है? नहीं जी बिल्कुल, जो सबसे खतरनाक दफात होती है वो 780A है, एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर है। इसकी जमानत के लिए जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाना पड़ता है, जो कि बाकी जो दफात है वो आम मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट या सेशन जज के पास जाके इसको करवा सकती है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती के साथ 147, 148 और 149 और 302 यानी इकदाम कतल ये 4 दफात जो है इनकी जमानत तो चलो आप वकील से या मजिस्ट्रेट से मिलके या बाहमी तावन से या उनके साथ सिफारिश करवा के या किसी भी तरीके से ये करवा सकते हैं। लेकिन इसके आगे जो लिखा हुआ है R780A वो नहीं हो सकती। लेकिन हमें ये मालूम हुआ है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर भी जो है वो बेल दे दी है
और साइन करके तो उन्होंने बनवा दिया। एंटी टेररिस्ट कोड का भी बीच में हवाला दिया गया कि वहां पर जो है फवाद अहमद साहब असिस्टेंट एक रजिस्ट्रार जो है एंटी टेररिस्ट कोड के, तो उनका भी एक नीचे साइन किए हुए हैं कि जी उनकी तरफ से मिल गया। हालांकि 780 ये जो है वो कम से कम 6 महीने लग जाते हैं इसके ट्रायल को, उसके बाद जाकर कहीं आप बेल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इनकी ज़मानत तो हो गई है, तो कैसे पुलिस फिर इंक्वायरी करेगी, इनसे पूछगिछ का तरीका क्या होगा? का तरीकाकार ये है कि इनकी जो जमानत होती है वो कम से कम 14 दिन की या 21 दिन की या 28 दिन की होती है। अभी उनकी जो इब्तदाई जो है वो 14 दिन की जमानत पे है। 14 दिन के बाद दोबारा जो है वो अपनी जमानत को एक्सटेंड करने के लिए जाएंगे और यहाँ से जो दूसरे वकील है वो भी पेश होंगे। तो अगर इनकी जमानत कैंसिल होती है तो फिर पुलिस उनको मौके पर गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर देगी। और अगर इनका फिर जमानत मिल गई तो फिर जो है वो जब तक वो जमानत पर रहेंगे पुलिस अपना काम अदा नहीं कर सकती। कानून ये कहता है कि जब किसी को जमानत दी जाती है तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो खुद तफ्तीश के लिए हिस्सा, मतलब तफ्तीश का हिस्सा बने और खुद जाके तफ्तीशी से मिले और सामने तफ्तीश हो कि जी मेरे ऊपर ये इल्जाम लगे हैं और मैं बेकसूर हूँ या मैं कसूरवार हूँ। तो कानून ये कहता है कि जब आपको जमानत दी गई है तो आप उस अरसे के अंदर जो 14 दिन है या 21 दिन है उसके अंदर आप अपने आप को तफ्तीश में शामिल करें और बेगुनाह है तो बेगुनाह साबित करें, कसूरवार तो बताएं कि हमसे ये गलती हुई है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जब बेल की जो एप्लीकेशन है उसको आप रिजेक्ट करते हैं तो देन वो अदालत से गिरफ्तार हो जाते हैं। या बाद में ऐसे भी सुनने में आया कि कुछ लोग जो है अदालत से भाग जाते हैं। तो अब देखना ये है कि जो इनको जो 14 दिन की जमानत मिली है क्या इसके बाद भी मजीद ये आगे जमानत करवाते हैं या शामिल तफ्तीश होके पुलिस के साथ ताउन करते हैं। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि ये तो फिर जिसके पास ताकत है उसके ऊपर दहशतगर्दी की भी दफ़ा लगे या दूसरी लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में यही बात है कि जो बाअसर अफराद होती हैं या जो बड़ी पर्सनैलिटीज होती हैं जो सियासी तौर पे या मजहबी तौर पे किसी भी किस्म की जो उनका असर रसूख होता है वो जरूर जो है वो कानून के ऊपर जो हावी हो जाता है। हालांकि कहा तो ये जाता है कि कानून के हाथ लंबे हैं और कानून से कोई बालातर नहीं है, लेकिन देखने में ये आता है कि कोई सियासी लीडर हो या मजहबी लीडर हो जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो पुलिस उसको पकड़ने की बजाय पूरी तरह प्रोटेक्शन देती है और वो ऐसे समझते हैं जैसे हम कानून से थोड़ा ऊपर है, इसलिए वो तमाम प्रोसीजर से बाहर निकल जाते हैं जो कानून के मुताबिक लिखा जाता है। आप ज़रा अपने बता सकते हैं कि इस केस में अगर ये ताकतवर लोग हैं तो इनको सज़ा वग़ैरह मिलेगी या क्या हालात देखने में आएँगे? जो भी ज़मानत लेके बाहर वो गए ही नहीं जेल में, तो ज़मानत तो पहले ही ले ली ना उन्होंने। बिल्कुल अगर कानून जो है अगर जो जैसे वो डीआईजी असद रजा साहब ने कहा है कि हम कानून से बाला कानून के अंदर रहकर किसी भी सिफारिश से बालातर होकर ये सारे काम करेंगे और मुल्ज़मान को कैफरे के अदालत तक पहुंचाएंगे। अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे तो ये सारे अफराद जो है बहुत जल्द इनके साथ तफ्तीश करके इनको शामिल तफ्तीश करने के बाद इनका चालान बना के पेश किया जाएगा। और अगर प्रॉपर तरीके से पुलिस ईमानदारी से तफ्तीश करे तो इन सब की जो सजाएं हैं या तो कम से कम उम्र कैद है या सजाए मौत है, इसके मुताबिक काम हो सकता है। आप देखना ये कि क्या पुलिस अपना फर्ज सिर्फ कागजों में अदा करती है या बयान की हद तक करती है। अगर पुलिस ईमानदारी के साथ तावन करे और मुद्दई के साथ ये वो करे कि उसको बताए कि जी हम आपके साथ शामिल हैं, हमें पता है कि इनके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर अगर पुलिस काम करेगी तो इंशाल्लाह फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने में इनका चालान बनाकर पेश किया जाएगा और फिर जो ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो अगर पुलिस ही इनको बेकसूर साबित कर दे या पुलिस ही इनके साथ मिल जाए तो मुद्दई को तो फिर कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर वही कानून है वही तरीके पड़ेंगे, उसी तरीके से एक केस चलता जाएगा। अच्छा, जो मुद्दई है वो वहाँ पे जो हालात बताए जा रहे हैं, जिस तरह लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो वहाँ पे सेफ है अदालत तक जाने आने में या वकला के पास जाने में? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इनके मतलब यही पता लगा था कि ये जो लईक अहमद चीमा साहब जो है ये जो है इनको भी वहाँ पर जो कादियानी कम्युनिटी के केसेस थे उसके अंदर भी ये वहाँ पर अदालत में जाया करते थे और वहाँ पर ये पेश होते थे और लोगों के अंदर बड़े वेल नोन थे और लोगों में इनकी बड़ी पहचान थी। तो वहाँ पर जो बंदा इनकी नज़र में आ जाता है, पहचान में आ जाता है, उसके लिए वहाँ पर रहना और सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये आपके सामने मिसाल है कि लईक अहमद साहब जो है वो पहचाना था और पहचानने के बाद जो है सारे मामला हुए हैं और ताकि यहाँ पर पहुंचने के बाद उनको पहचान कर तो मौत ने हमला किया है तो उनको जदोकोहरत किया है। तो अगर दूसरा कोई जो मुद्दई है उनके लिए भी सेफ्टी की
जो रिक्वायरमेंट है तो सेफ्टी को देखना पड़ेगा कि उनको किस तरीके से अदालत में जाना चाहिए या पुलिस उनको क्या प्रोटेक्शन देती है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है इस हालात में वहां पर है। अच्छा, अभी आपको ये भी ज़रा हमारे देखने वालों को बता दें कि जो तदफीन का अमल है वो रबुआ में हुआ है, चनाब नगर में, थोड़ी-सी उसकी भी तफसील बता दें। जी बिल्कुल, कराची से जो है ये लईक अहमद साहब जो है इनकी डेड बॉडी जो है वो कादियानी की जो मेन मरकज है चनाब नगर रबुआ में वहां पर लाई गई थी और वहां पर लाने के बाद जो है वो आज सुबह जो है इनकी वहां पर नमाज जनाजा अदा की गई और उसके बाद जो है जो कादियानी कम्युनिटी का बाहर कब्रिस्तान है वहां पर इनकी तदफीन भी की गई है। और जो हमारे ज़राए ने बताया है कि एक बहुत बड़ी तादाद ने जो है आप सैकड़ों में तादाद कह सकती है कि जो लोग हैं उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की है और उसके बाद तदफीन के अमल तक वो वहां पर मौजूद रहे हैं। उसके बाद जो उनकी लोकल कम्युनिटी का जो अपना कब्रिस्तान है वहां पर इनकी तदफीन। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये देखें, दहशतगर्दी की दवा लगी हुई है और अदालत ज़मानत ले रही है। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि इसी तरह 2 अहमदी के 3 थे, वो अदालत में गए, अबूरी ज़मानत पे थे और वो 2-3 दिन बाद ही अदालत में हाज़िर हुए या 4 दिन बाद, तो उनको वहाँ से जनाब गिरफ़्तार किया गया। वो बड़ी आजिज़ी के साथ वहाँ पे खड़े थे और काफ़ी बुज़ुर्ग लोग थे, उनमें कोई लग ही नहीं रहा था ऐसी बात। तो चीज़ ये है कि अदल का तो जनाज़ा यहाँ से निकलना शुरू हो गया ना, और यही सबसे बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती है। जब आप मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाते, तो वो और जराइम पेशा अफ़राद पैदा होते हैं, फिर वो और माशरे के लिए मुसीबत बनते हैं। और हमारे जो जज हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए और ऐसे वकील जो इनका साथ देते हैं, उन्हें भी शर्म करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।